हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर लेके आए हैं क्लास 12 हिंदी का पेपर 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। अब हमारे साथ आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब हम डेली बेसिस पर क्लासेस लेके आएंगे और बेहतरीन तैयारी इस तरीके से आपकी तैयारी कराएंगे बोर्ड एग्जाम की। आपको सभी पेपर देंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक देंगे, क्योंकि अब हमारे पास देखेंगे तो टाइम बहुत ही कम है। तो जो क्लासेस रहेंगी वो बैक टू बैक लगेंगी, ठीक है ना। डेली कम से कम 3-4 क्लासेस आपको देखने को मिलेगी आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पर। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो करेजा चैनल को करो सब्सक्राइब यार, उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, मजा आने वाला है एकदम, है कि नहीं। एकदम गुरुदेव, जो हमारा टारगेट था वो बन चुका है एकदम। मैंने लिख दिया है कि हाँ, अब गुरुदेव हमें 95 स्कोर करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए हमें किसी का नहीं सुनना। यही जुनून और यही जज्बा अगर आपके अंदर रहेगा ना, तो गारंटी सर हमारी है कि आपका एक नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। चलिए सर, यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका हिंदी का ये पेपर है हमारा सर, पेपर कोड क्या है सर, 302 DH जो है सर, ये आपका क्या है, पेपर कोड होने वाला है। और 100 नंबर का क्या रहेगा सर, आपका पूर्णांक रहेगा। कितने नंबर का सर, 100 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा। सर आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 3 घंटे 15 मिनट का सर आपको टाइम दिया जाएगा। और इसी 3 घंटे 15 मिनट में आपको पेपर में को क्या करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा। सबसे पहले निर्देश है कि प्रश्न पत्र में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के निर्धारित हैं। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा, अनिवार्य रहेगा। देखिए कौन कौन सा रहेगा, एक आपका खंड क रहेगा जो कि 50 नंबर का रहेगा, दूसरा आपका क्या रहेगा, ख रहेगा, जो कि 50-50 नंबर का रहने वाला है, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, आपका खंड क है। जो खंड क है यह कितने नंबर का रहेगा सर, तो ये आपका 50 अंकों का रहने वाला है। कितने नंबर का रहेगा, 50 नंबर का रहने वाला है। सबसे पहला यहाँ पे सवाल है प्रश्न नंबर 1। अच्छा, जो प्रश्न नंबर 1 है इसमें सर कितने सवालें हैं, तो इसमें कुल 5 सवाल यानी कि 5 ऑब्जेक्टिव हैं, जिसका प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का यहाँ पे है, एक एक नंबर का यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यानी कि 5 नंबर का आपका प्रश्न नंबर 1 रहेगा बहुविकल्पी। प्रश्न क्या है यहाँ पे, मेरी असफलताएं किस किस विधा की रचना है। मेरी असफलता किस विधा की रचना है, जो कि बाबू गुलाब राय की है। ये किसकी है, मेरी असफलता है बाबू गुलाब राय की है। विधा मतलब क्या होता है सर, प्रकार होता है। करेजा क्या होता है, प्रकार होता है सर। बहुत प्यारा प्रकार होता है, याद कर लीजिए। विधा मतलब क्या जाएगा, प्रकार आ जाएगा, टाइप बोलते हैं। तो ये किस प्रकार की रचना है, यानी किस प्रकार की विधा है, तो यह एक आत्मकथा है सर। क्या है, यह एक आत्मकथा है। ये आपका 2024 में आप उठा लीजिए, 2024 का जो DH पेपर कोड है उसमें ये प्रश्न बना हुआ है। 2024 का DH पेपर कोड आप उठा लीजिए, उसमें ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक ना। अगला यहाँ पे घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक है सर। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक सर कौन है, राहुल सांस्कृत्यायनन। कौन है सर, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल सांस्कृत्यायनन जो है घुमक्कड़ शास्त्र के क्या है सर, लेखक है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है। तो जो सर सुनीता है, सुनीता जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है, यह जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। तो जैनेन्द्र कुमार के द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया है, सुनीता उपन्यास लिखा गया। अगला है ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया था। याद करें हमारे साथ सर, ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया था, प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। किसने किया था, ब्राह्मण पत्र का संपादन कर दिया, प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। किसने किया था, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था। हमारे साथ याद करिए सब कुछ। अगला यहाँ पे हमारे साथ याद करिए, क्या याद करेंगे सर, चिंतामणि। चिंतामणि रचना के लेखक हैं सर। चिंतामणि रचना के जो लेखक है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हमारे साथ याद करिए, चिंतामणि रचना के लेखक का नाम, चिंतामणि रचना के लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। सर अशोक का फूल, सर अशोक अशोक का फूल या अशोक के फूल, अशोक का फूल के लेखक कौन है, तो अशोक के फूल के लेखक भी कौन है सर जी, यही है, कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब यहाँ पे तो प्रश्न नंबर 1 हो गया हमारा खत्म। क्या हो गया सर, प्रश्न नंबर 1 हो गया खत्म। अब यहाँ से शुरू होता है प्रश्न नंबर आपका 2। क्या शुरू होता है सर, प्रश्न नंबर 2 शुरू होता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 2 में आपको देखने के लिए 5 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे सर। कितने मिलेंगे,
5 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे प्रश्न नंबर 2 में देखने के लिए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है सर। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन सी सर? वैदेही वनवास। कौन सी सर? वैदेही वनवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय बोले तो हरिऔध जी की रचनाओं में से एक है। तो हरिऔध जी की रचना क्या है सर? वैदेही वनवास। सर किसकी रचना है? यह रचना जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। अगला यहाँ पे सरोज स्मृति कविता के सर रचनाकार हैं। सरोज स्मृति जो कविता के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है? महादेवी वर्मा जी जो हैं ये सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है ध्यान देना। उपमान मैले हो गए किसकी काव्य पंक्ति है? उपमान मैले हो गए किसकी काव्य पंक्ति है? वो है अज्ञेय की। किसकी है? अज्ञेय की है। ठीक है ना। अगला है एकांतवासी योगी। एकांतवासी योगी किसकी रचना है? हमारे साथ बताइए। एकांतवासी योगी किसकी रचना है सर? श्रीधर पाठक की। किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की जो है एकांत योगी रचना है। अगला यहाँ पे प्रश्न है अंगा वाला प्रश्न क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा। हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म काव्यद्रोह कहा जाता है? हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म काव्यद्रोह कहा जाता है? वो छायावाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है सर? छायावाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? छायावाद को कहा जाता है। उसके बाद आपके पेपर में आने वाला है सर ये आपका गद्यांश। ये एकदम न्यू लेटेस्ट पैटर्न एकदम जो आने वाला पैटर्न है उस पर मैंने आधारित ये पेपर बनाया है। सो आप इस पूरे पेपर को सॉल्व करिएगा। ठीक है ना। हालांकि आधे से ज्यादा मैं क्वेश्चन का सॉल्व आपको दे भी दिया हूँ और जो बचा है उसको मैं दे ही दूंगा। सॉल्व में आपको शाम को 7 बजे लाइव सॉल्व कराऊंगा। लेकिन आप कोशिश करिए कि आपको डेली बेसिस पे इसको सॉल्व करना है खुद से। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है? दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए सर। 10 नंबर का है। क्या बोल रहा है? साहित्य कला नृत्य गीत अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए क्या है? स्वास्थ्यकर है। सबसे पहला ये बोला है कि चलिए बताइए आप कि सर उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या लिखिए सर जी? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सर संदर्भ कैसे लिखेंगे? संदर्भ में सीधा आपको करना रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश पाठ के शीर्षक कौन है? राष्ट्र का स्वरूप। अच्छा कैसे सर लिखेंगे? सबसे पहले मैं आपको पहचानने का ट्रिक बता देता हूँ। क्या बता दूं? पहचानने का आपको अप्रोच बता देता हूँ। अप्रोच क्या? जैसे कि यहाँ पे क्या है? एक राष्ट्र शब्द आया। क्या आया है? राष्ट्र शब्द आया है। जब राष्ट्र शब्द यहाँ आया और यहाँ पर भी राष्ट्र शब्द आया तो सर ये कहाँ से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है सर जी राष्ट्र के स्वरूप से। सर कहाँ से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल जो भाई साहब हैं ये राष्ट्र के स्वरूप के सर क्या हैं? लेखक हैं। बात समझाई क्या? ऐसे आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को किन किन रूपों में प्रकट करते हैं? तो राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को किन किन रूपों में प्रकट करते हैं? तो साहित्य कला नृत्य गीत अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने भावों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। ये दूसरे का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ढूंढ ढूंढ के कर लीजिएगा। अच्छा एक आता है रेखांकित अंश की व्याख्या। मैंने इसमें जानबूझकर रेखांकित अंश नहीं लिया। क्यों? क्योंकि रेखांकित अंश में क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए लाइन है, इस लाइन को उन्होंने खींच दिया इसके नीचे इस प्रकार से। इस लाइन को खींचने के बाद बोलेंगे चलिए दीजिए रेखांकित अंश की व्याख्या। अब क्या करेंगे? यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है अब वो क्या करेंगे कि बोलेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको करना क्या रहेगा? आप सेम टू सेम अगर उतार देंगे तो 1 नंबर मिलेगा। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। सेम टू सेम उतारेंगे तो 1 नंबर, नहीं तो एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। अगर आप इसमें अपनी बातों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बना कर लिख दिए तो आपको टोटल और टोटल 2 नंबर की प्राप्ति होगी। यहाँ से समझ में आ रहा है ना? तो ये हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। बाकी ये सब कर लेना।
आंतरिक आनंद की दृष्टि से किसी में एक सूत्रता है, कौन सी भावनाएं राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है? तो ये तो है ना, कौन सी भावनाएं राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है? ध्यान देना, उदार भावना ही, उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए क्या है? स्वास्थ्यकर है। तो बस आंसर है यार, यही सब आंसर। इसीलिए कहते हैं बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। जब मैं हूं तो आपको क्यों परेशान होना है सर? हाँ, हम आपको अप्रोच बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, टिप्स बताएंगे, जिसके द्वारा आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ये मेरी प्रॉब्लम है, हम कैसे करेंगे इसको, उसको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अगला है, पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसीलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है, किंतु लोगों को मिलता है। वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि उतनी दूर नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ। अब ध्यान देना, ये सबसे पहले कहाँ से लिया गया है, हम कैसे जानेंगे? तो ये सीधा ये 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये अशोक शब्द आया हुआ है, तो कहाँ से लिया गया है सर? अशोक के फूल से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अशोक के फूल से लिया गया है। अशोक के फूल के लेखक कौन सा है? डॉक्टर हजारी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। डॉक्टर हजारी प्रसाद कौन है सर? द्विवेदी है। दैट्स द आंसर। यानी लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक अशोक के फूल नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अब सर याद करने का तरीका क्या है? तो जो पेड़ों में फूल हजारों की संख्या में होते हैं, तो पेड़ों में फूल यानी अशोक के फूल आ रहा है, फूल कितने संख्या में होते हैं? हजारों संख्या में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद करने का छोटा छोटा अप्रोच है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या बोलेगा। सर रेखांकित अंश की व्याख्या जो मैंने आपको बताया अभी पहले, क्या करना है? कुछ नहीं, वो जहां पर एक लाइन खींच दिया बस उसी को आप एज टू एज लिख दीजिएगा, या बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है, क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है। अगर आप इसमें ही बर्बाद कर देंगे तो समझ लीजिए जीवन बर्बादी का एक कारण बन जाएगा। क्योंकि हमें क्या करना है सर? अच्छे नंबर स्कोर करना है। हमें वहां पे महारत नहीं दिखाना जाके एकदम हम गुरुदेव तोप हो गए, एकदम हम चला के आएंगे, एकदम नहीं, ऐसा नहीं करना है। दिमाग को एकदम स्थायी करके स्मार्ट वर्क तरीके से करेंगे, तभी 3 घंटे 15 मिनट में हिंदी के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए आप हिंदी के पेपर में टाइम, टाइम के साथ साथ वहां पे वर्ड्स की लिमिट लगा देता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अधिकतम 80 शब्दों में, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम जाने का चरम क्या है? अधिकतम 80 शब्द है। बच्चे क्या करते हैं? 2-2 पेज, क्योंकि टीचर्स लिखवा देते हैं कि 2 पेज याद कर लो। अरे एग्जामिनर खुद बोल रहा है कि अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है, कम से कम चाहे जितना हो, लेकिन अधिकतम 80 शब्द। तो वो सब बातें होती हैं, ध्यान देने वो योग्य। अगला है गद्यांश के लेखक ने स्वयं के बारे में क्या कहा है? प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, अंतर्यामी तथा और दूरदर्शी शब्दों का अर्थ बताइए, ये कर लेंगे। अगला यहाँ पे आपका पद्यांश आएगा 10 नंबर का आएगा। 2 आएंगे अथवा में करके, एक और एक, यानी कि 2 रहेंगे, कोई एक आंसर देंगे, 10 नंबर मिलेगा। क्या है सर? सबसे पहला वाला ध्यान देना, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा कभी न अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ उमड़ी कल थी मिट आज चली। सबसे पहले उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कवित्री अपने जीवन की तुलना किसके साथ करती है? उपयुक्त अंश में कौन सा रस है? यह पद्यांश किस भावना को प्रकट कर रहा है? यहाँ पे एक रेखांकित अंश की व्याख्या आएगा, तो मैं इसको सॉल्व करा दूंगा, पहले आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन बैंक लिए। तो मान लीजिए इन्होंने इसके नीचे एक लाइन खींच दिया, कुछ नहीं करना, इसी का आप हिंदी लिख देना, इसी का आपको क्या करना है? हिंदी लिख देना, आपको पूरे अंक यहाँ पे मिल जाएंगे। अथवा मान लो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं कि सुख भोग खोजने आते सब आए, तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना हिंसा नम्र ओज, पशुता का कंज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। अब यहाँ पे आपके 5 प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हैं। सबसे पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, साधारण मनुष्य संसार में क्या खोजता है, रेखांकित अंश की व्याख्या, मैंने वही बताना, रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या करना है? कुछ नहीं करना, वो एक लाइन खींच देगा ऐसे ही, बोल देगा कि इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब इसी का आपको हिंदी में अर्थ लिखना है। बच्चे बहुत लोगों का दर्द करता है, सर दर्द, गुरुदेव ये क्या है, ये कौन सी बवाल है, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। तो आपको बवाल नहीं, वो बहुत प्यारा सा आंसर देना है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, इस बारे में हमें नहीं ले, हमें तो एकदम अच्छे से नंबर लाना है, ठीक ना।
और फिर यहाँ पे है स्पर्धा और नम्र ओज शब्दों का अर्थ लिखिए। पशुता का पंकज से कवि का क्या तात्पर्य है। फिर प्रश्न नंबर 5 आएगा। मैं आपको बार बार रिपीटेड बात बता रहा हूँ कि इन लोगों का साहित्यिक परिचय कवि का तैयार कर लेना और उनकी प्रमुख कृतियां। और ये डायरेक्ट बोल रहा है कि अधिकतम शब्द 80 शब्द लिखना है, मतलब कि 80 शब्द से ज्यादा नहीं लिखना है, अधिकतम मैक्सिमम वर्ड आप बोल रहा है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि क्योंकि मैं यूट्यूब पे देखता हूँ एक एक से ज्ञाता है कि कहें कि हम बहुत बड़े हिंदी में ज्ञाता है और हम लिखवा देंगे 10 पेज, बर्बाद हो जाओगे भाई, बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। 3 घंटे 15 मिनट के टाइम में क्या उखाड़ लोगे यार। हम खुद कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, हम समझ सकते हैं भाई। ट्रस्ट मी, आपको मिलेगा पता है 90 मिनट। कितना मिलेगा? 90 मिनट टाइम मिलेगा। इसमें 100 क्वेश्चन करने रहेंगे, 100 क्वेश्चन करने रहेंगे। एक एग्जाम होता है एसएससी का, एसएससी जेई का होता है, उसमें उसमें मिलेंगे 120 मिनट। क्वेश्चन कितने? 200 क्वेश्चन। सोचिए 200 क्वेश्चन को 120 मिनट में अटेम्प्ट करना है। ये तो 100 में से 90 मिनट, तब भी टाइम मिल जा रहा है, ये तो एकदम टाइम नहीं मिल रहा है। तो देन टाइम की वैल्यू समझिए और वैसे काम करिएगा। तो ये लेखक है वासुदेव अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और हरिशंकर प्रसाद। फिर इसी प्रकार कवि पर आएगा। कवि कौन कौन है यहाँ पे? मैथिली शरणगुप्त, सुमित्रानंद पद, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, बोले तो अज्ञेय जी है भैया यहाँ पे। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 6 आएगा आपका, ये 5 नंबर का रहेगा। क्या रहेगा? 5 नंबर का। मैं तो इसे बोलूंगा आप बहादुर और पंचलाइट, इनका एक उद्देश्य और सारांश, इन दोनों कहानी का उद्देश्य और सारांश तैयार कर लीजिए, कोई न कोई एक जरूर आ जाएगा। देखिए, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अधिकतम शब्द 80 शब्द, अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द आपको 80 शब्दों में क्या देना है? आंसर देना है। 5 नंबर का रहेगा। फिर उसके बाद आपके पेपर में आएगा स्वपठित खंड काव्य। अच्छा, ये आपके अपने जिले के अनुसार रहेगा कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये भी बोला है अधिकतम शब्द आपको 80 शब्दों में लिखना है, 5 नंबर का है। तो अगर एग्जामिनर बोल रहा है कि आपको केवल 80 शब्दों में लिखना है, तो आप 80 शब्दों में लिखिए ना। आप क्यों बहुत ज्यादा आप जा रहे हैं? उड़ के नहीं गुरुदेव, हमें लिख देना है इतना इतना, नंबर कट जाएगा यार। त्यागपति खंड काव्य के आधार पर राजश्री का चित्रण कीजिए, अथवा में आया हुआ है। त्यागपति खंड काव्य के पंचम सर की कथा अपने शब्दों में लिखिए। फिर यहाँ पे आपका ख वाला आया हुआ है, सबका अलग अलग जिले के अनुसार है। सत्य की जीत खंड काव्य का कथानायक अपने शब्दों में लिखिए, अथवा सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर दुर्योधन का चरित्र चित्रण कीजिए। फिर यहाँ पे है रश्मि रथी खंड काव्य का कथानायक लिखिए, अथवा रश्मि रथी के नायक कर्ण का चरित्र चित्रण आपको कीजिए। उसके बाद घ वाला है, यहाँ पे क्या बोल रहा है घ वाला? मुक्त यज्ञ खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चित्रण लिखिए, अथवा मुक्त यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। फिर यहाँ पे आप अंगा वाला क्या बोल रहा है? आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक का चित्रण लिखिए, अथवा में करके दिया है आलोक वृत्त खंड काव्य के कथानायक पर आप लोग प्रकाश डालिए। ठीक। फिर यहाँ पे च वाला आया हुआ है। च वाला क्या बोल रहा है? श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य की कथानायक संक्षेप में आपको लिखना है। फिर आपका यहाँ पे खंड ख आएगा। जो खंड ख आएगा ये संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश रहेगा, 7 नंबर का रहेगा। 2 + 5 यानी कि 2 नंबर जो रहेगा संदर्भ लिखने का रहेगा, और हिंदी में अनुवाद करेंगे तो 5 नंबर, तो 7 नंबर का रहेगा। तो इसको क्या लेना? यूका मालवीय से लेकर कहाँ तक है? सम्मान भजन भवत तक है। तो ये मालवीय पाठ से लिया गया, महामना मालवीय, क्योंकि यहाँ पे मालवीय शब्द आया हुआ है, तो सीधा लिख दीजिएगा। अथवा में वो नहीं आ रहा है तो इसको आप लिख सकते हैं संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि से लेकर भारती इति तक है। आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। उसके बाद इसी प्रकार आपका पद्यांश आएगा 7 नंबर का। न में रोचते भद्रवः से लेकर भविष्य तक है, वो नहीं आ रहा है तो अथवा में ये कर सकते हैं। जल बिंदु नी पातेन से लेकर धन्य से च तक है। अच्छा, इसमें क्या है ना, ऐसे आपके 2 एक गद्यांश पद्यांश होते हैं संस्कृत के जो रिपीट होते रहते हैं, तो आप पीवाईक्यू में 3 साल कर लेंगे, हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 9 आएगा। ये जो है आपका वो क्या है कि निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अन्य जन का पूरा हो जाना, अपना ही राग अलापना, दाल में काला होना, सूरज को दीपक दिखाना। अब यहाँ पे क्या है? मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, एक का कोई एक का करेंगे। 4 दिया है, कोई एक का करते हैं। दाल में काला होना अर्थात
कुछ ना कुछ गड़बड़ होना, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ होना, होना। ये तो क्या हो गया, अर्थ हो गया। वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे, अरे रमेश, अरे रमेश, रात को 10 बजे यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो, कर रहे हो। मुझे लगता है दाल में कुछ ना कुछ क्या है, काला है, दाल में कुछ ना कुछ क्या है, काला है। तो इस प्रकार से कर सकते हो। उसके बाद अब पेपर में ये आने लगा हुआ है अपठित गद्यांश। क्या आता है, अपठित गद्यांश। इसमें कुछ भी नहीं है, 5 नंबर का है। एक कहानी दी जाएगी, उसमें से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे है, जिस प्रकार सुखी होना, होने का प्रत्येक प्राणी का अधिकार है, होना यहाँ पे होने का रहेगा, सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तांतक होने का भी, पर कार्यक्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिसका, जिस, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय होना भी। निर्भयता के संपादक के लिए दो बातें आपेक्षिक हैं। पहली तो यह कि दूसरे को न हमसे किसी प्रकार का भय और न कष्ट हो, और दूसरी की दूसरे हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न कर सके। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्टशील से है और दूसरे का शक्ति और पुरुषार्थ से। इस संसार में किसी को न डराने से और न ही डरने की संभावना दूर से हो सकती है। साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रूर, लोभियों और दुर्जनों से क्लेश पहुंचता है। अतः उनके प्रयत्नों को विफल करने या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। सबसे पहले सुखी होने के साथ और क्या होना प्रयत्न साध्य है, तो कुछ नहीं, यही सुखी वाला आप पढ़ लीजिएगा, दैट्स द आंसर, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। यही इसका यहाँ से यहाँ तक आंसर हो जाएगा, ये वाला, ये प्रयत्न साध्य, बस दैट द आंसर। तो इस प्रकार से ढूंढ ढूंढ के आप इसका स्वपठित खंड का वाला आंसर कर दीजिए, मतलब स्वपठित गद्यांश आएगा ये वाला। सेम टू सेम दोनों है, दोनों के क्वेश्चन जो है आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद आएगा आपका शब्द युग्म, मैं उसको करने का तरीका भी बता दिया हूँ, फिर बता दूंगा, आपका हो जाएगा। फिर क्या आएगा, शब्द युग्म में से सही अर्थ का चयन करके लिखिए, 2 नंबर का है अनिष्ट और अनिष्ट। ये अनिष्ट मतलब क्या होता है, बुरा होता है, क्या होता है, बुरा होता है। और ये अनिष्ट मतलब क्या होता है, निष्ठा रहित होता है। क्या रहता है, निष्ठा रहित होता है। तो बुरा और क्या हो जाएगा, निष्ठा रहित हो जाएगा। फिर यहाँ पे है मात्र और मातृ। तो मात्र मतलब क्या होता है, केवल, मात्र हमें यही दीजिए, यानी केवल यही दीजिए। मातृ मतलब क्या होता है, माता होता है, तो केवल और क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा। फिर है यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, तात, सुरभि, शिखा और मधु। तो तात मतलब क्या होता है, पिता होता है, क्या होता है, पिता। और बड़े, बड़े, बड़े जन होते हैं, यानी कि जो बड़े लोग होते हैं, जो हमारा बड़ा भाई होता है, वो भी तात के समान है। सुरभि, शिखा, मधु। मधु मतलब क्या होता है, मनोहर होता है, क्या होता है, मनोहर, मनोहर। और क्या होता है, मधुमक्खी के जो शहद होती है वो भी होता है, क्या होता है, शहद लिख सकते हैं, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, मधु ही कहते हैं। फिर यहाँ पे आपका निम्नलिखित वाक्यांशों के एक शब्द का चयन करके लिखिए, जो कम बोलता हो उसे हम लोग मितभाषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मितभाषी। जो बूढ़ा ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अजर बोलते हैं। फिर यहाँ पे है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, 2 नंबर का है। पहला क्या है यहाँ पे, मैं अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूँ। सीता ने पुस्तक लिखा, गमला मेज पे रखा है, और मैं महेश को पढ़ाया हूँ। फिर आपका प्रश्न नंबर 12 आएगा, 12 में क ख ग रहेगा। क ख ग र छंद अलंकार, करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए, 2-2 नंबर के हैं। फिर चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण सहित आपको उदाहरण लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 आएगा, यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 का आएगा, बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में पत्र लिखे। बहुत सिंपल वाला है, मैं आपको करवाया भी हूँ।
अथवा में किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, 6 नंबर का है। ये सब 6-6 नंबर के। उसके बाद लास्ट आपके सवाल रहेगा 9 नंबर का आपका पेपर में, वो प्रश्न क्या रहेगा? वो प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली, मतलब कि खुद के भाषा शैली में लिखना है। नकल नहीं मानना है, किताब का नहीं, खुद से लिखना है। निबंध लिखिए, पर्यावरण संरक्षण का महत्व, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, वर्तमान समय में नारी शिक्षा, साहित्य और समाज का संबंध, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर लिखना है। किस पर सर? 2020 पर यहाँ पे रहेगा, 2020 पर आपको लिखना है। ये रहा आपका क्लास 12 हिंदी का 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाला पेपर। अब आपका सब कुछ जा चुका है भाई साहब, सारी छुट्टियां खत्म हो चुकी है, अब नवंबर लग चुका है। अब आप एकदम जम कर 2 महीने मेहनत कर दीजिए कि आपका पूरा पूरा नंबर स्कोर हो जाए, बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जमकर मेहनत करेंगे हमारे साथ, है कि नहीं? ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।